आगे है रिएक्शन क्यूशेंट और मास एक्शन रेशियो। रिएक्शन क्यूशेंट क्या होता है? यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया जाता है। नॉर्मली तो क्या होता है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, लेकिन वो होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं भी है तब भी क्यू जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। इसका मतलब क्यू जो है हमेशा हर कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होगा। अब ये जो है अगर के इक्विलिब्रियम के इक्वल है तो इसका मतलब कंडीशन कैसी हो? क्यू अगर के इक्विलिब्रियम के इक्वल है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर क्यू के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है तो क्यू ज़्यादा है, तो क्यू कब ज़्यादा होगा? जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। और अगर हमें के इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो और ये के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाए, क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ जाए। और अगर ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम ज़्यादा होता है, क्यू कम होता है, तो क्यू कम कब होगा? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी क्यू की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेंगे ताकि क्यू इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम के तरफ को शिफ्ट किया जा सके। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब होगी? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पाने के लिए। आगे है द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी फॉर वेरियस रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन के लिए के पी या के सी की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट केस देखो, जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन मतलब होता है प्रोडक्ट के जो मोल है माइनस रिएक्टेंट के मोल। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम का। आगे है सेकंड केस देखेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ध्यान रखना पॉजिटिव कब होगी? जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। तो प्रोडक्ट की तरफ अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की तरफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली चीज़ें कम होने लगेंगी, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी और इक्विलिब्रियम भी क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है प्रेशर इंक्रीज करने पर ये चीज़ होती है। लेकिन जो प्रेशर और वॉल्यूम है इन दोनों के बीच रिलेशन बिल्कुल इनवर्स होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम कम करेंगे तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी। केस थर्ड की बात करें तो डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव कब होगी? जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और ये जो केस है वॉल्यूम कम करने पर भी यही चीज़ होगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। प्रेशर के टर्म में आप इजीली समझ सकते हैं और वॉल्यूम के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन देख करके समझ सकते हैं। आगे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू ले तो अल्फा इक्वल एक्स अपॉन ए होता है। ए यहाँ पर टोटल मोल है और एक्स जो है डिसोशिएटेड मोल है। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो एक्स अपॉन ए इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक्स अपॉन अल्फा कर देंगे, एक्स निकालना हो तो अल्फा इंटू ए कर देंगे। यहाँ पर ए और ए जो है टोटल मोल है, मतलब इनिशियली रिएक्टेंट के जितने मोल लिए थे। और जो एक्स है कि कितने मोल डिसोशिएट हुए, कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। आगे है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी देखें तो जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। लेकिन अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाई जाए, इस केस में देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लाए तो इक्विलिब्रियम में हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो क्यू होता है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है और डेल्टा जी जो होता है जीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम रखेंगे और डेल्टा जी की जगह जीरो रखेंगे, तो ओवरऑल इसको अगर मॉडिफाई करें तो हमें ओवरऑल जो फॉर्मूला मिलेगा वो यहाँ पर देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन ई क्यू मिल जाएगा। इसकी जगह जीरो आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी, इसकी जगह ई क्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखें तो अगर के इक्विलिब्रियम सिर्फ के इक्विलिब्रियम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
इधर इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा और 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और RT भी कहाँ नीचे जाएगा और माइनस इधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम इक्वल एंटी लॉग माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। ये है मेन फार्मूला। अब हमें पता है डेल्टा G0 इक्वल डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 होता है। तो यहाँ से एक और फार्मूला हमें मिल जाएगा। देखो के इक्विलिब्रियम डेल्टा G0 की जगह डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 रख दो। लॉग के इक्विलिब्रियम लिया है तो एंटी लॉग अभी नहीं लगेगा क्योंकि इधर लॉग ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डेल्टा जी की जगह डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा एस रख दिया। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच वाली वैल्यू आगे आ जाएगी। तो ये माइनस इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी डेल्टा S0 अपॉन 2.303 RT, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल्टा S0 अपॉन 2.303 RT। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा H0 अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा S0 अपॉन 2.303 R। यहाँ से जो R की वैल्यू है वो हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी होती है, 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या इसको अप्रोक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लिख सकते हो। और अगर किलो कैलोरी में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक और वैल्यू होती है जो क्या होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आगे हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अगर ग्राफ देखें तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। यहाँ पर ध्यान देना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा और ये स्लोप है। तो ओवरऑल मतलब ग्राफ तो सेम रहेंगे, बस स्लोप क्या होगी, चेंज होगी। तो स्लोप चेंज होगी तो स्लोप किस पर डिपेंड करेगी, डेल्टा एच पर, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच पर ही डिपेंड करेगी। और डेल्टा एच हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच के लिए स्लोप नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें अगर डेल्टा एच जीरो होता है, अगर डेल्टा एच जीरो होता है तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो हो जाएगा तो स्लोप मतलब कांस्टेंट है, स्लोप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बेसिस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल 1/n-1। यहाँ पर इसको ठीक है, ये फॉर्मूला भी सही है, या इसको इधर रखे तो ऐसे याद कर सकते हैं, α(n-1), α(n-1) इक्वल D0 माइनस DEQ अपॉन DEQ। यहाँ पर जो D0 है इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर होती है और DQ जो है वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम है। और अल्फा की बात करें तो अल्फा हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एन जो है नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। तो एन कैसे निकलेगा, एन पी अपॉन एन आर करके। एन पी है मोल ऑफ प्रोडक्ट और एन आर है मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो एन कैसे निकलेगा वो ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। एन मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ रिएक्टेंट करेंगे। आगे रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी डी एंड मोलर मास एम। वेपर डेंसिटी डी और मोलर मास एम के बीच में रिलेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, देखो ये जो है बस आगे फर्दर मॉडिफाइड कर रखी है, लेकिन जो फार्मूला है, फार्मूला जो अभी हमने देखा वहीं से आ रखे हैं ये सारे। तो वहाँ पे क्या था, α(n-1) इक्वल D0 माइनस DEQ अपॉन DEQ। और एम के रिस्पेक्ट में भी सेम है, α(n-1) इक्वल M0 माइनस MEQ अपॉन MEQ। यहाँ पर जो N होगा N पी अपॉन एन आर होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एन की वैल्यू रख रखी है, इसलिए ये चीज़ें आ रखी है। तो उस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एम नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, और एम ई क्यू हो जाएगा मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट एट
इक्विलिब्रियम। आगे है हाउ टू कैलकुलेट डी ई क्यू एंड एम ई क्यू। यहाँ इसके लिए हम डी ई क्यू और एम ई क्यू कैसे निकालेंगे। तो एम ई क्यू निकालने के लिए तो हमें पता है पी वी इक्वल एन आर टी में जो एन होता है, एन इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन एन, मोल इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन एम। वहाँ से एम की वैल्यू निकल जाएगी। वहाँ से इसको अगर हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो डब्ल्यू अपॉन एम होगा। एम को इधर ले आए और पी वी को इधर ले आए तो पी वी इक्वल एन आर टी से ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से एम मिल जाएगा। एम जो है एम ई क्यू के इक्वल भी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ई क्यू मिल जाएगा। एम ई क्यू अगर निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, पी वी इक्वल एन आर टी के फॉर्मूले से निकल जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू वेट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है जो हमने ग्राम में लेना है। उसके बाद आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है। टेम्परेचर की बात करें तो टी जो है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है जो कि इक्विलिब्रियम पर लेंगे। और पी और वी की बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा T1 P2 माइनस T2 P1 अपॉन T2 P1। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पे। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। यहाँ पर T1 और P1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, और T2 और P2 है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। फैक्ट है इक्विलिब्रियम पर, वो इजीली समझ सकते हैं उसको, फिर हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर चेंजिंग इन एक्सटर्नल पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ETC, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर। ये कह रहा है कि जब किसी रिएक्शन में जब हम एक्सटर्नल पैरामीटर लगाते हैं या उसके एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंजेस करते हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, उनमें अगर हम चेंज करते हैं तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ की तरफ को ये जो एक्सटर्नल पैरामीटर लगाया है इसका इम्पैक्ट जो है कम पड़ सके, जहाँ की तरफ को रिएक्शन का शिफ्ट होने पर इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसका देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ध्यान देना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अब हमें क्या करना है, इसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने को मिनिमाइज कब करेंगे, जब हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम इसके जो इसकी बढ़ने की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको मिनिमाइज कर पा रहे हैं। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो हमें प्रोडक्ट का बढ़ता हुआ नहीं चाहिए या रिएक्टेंट का कम होता हुआ भी नहीं चाहिए, तो हमें रिएक्टेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए तो हमें रिएक्टेंट की तरफ को रिएक्शन शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की तरफ को रिएक्शन शिफ्ट होगी, और प्रोडक्ट का कम होगा तो प्रोडक्ट की तरफ को रिएक्शन शिफ्ट होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। आगे है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, देखो प्रेशर का इफेक्ट जो है गैसियस रिएक्शन में ही ऑब्जर्व होता है। अब यहाँ पर भी कब ऑब्जर्व होगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू जो है यानी कि एन पी माइनस एन आर की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आएगी तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान से देखना, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होने पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होने पर प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो ध्यान देना डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर हमें प्रोडक्ट के मोल कम करने हैं। प्रोडक्ट के मोल कम करने हैं तो कहाँ की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट की तरफ कब शिफ्ट होती है, यानी कि बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो रही है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगी, और प्रेशर कम करेंगे तो फिर कहाँ को शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट के मोल कम होंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाने पर
जो रिएक्टेंट के मोल है वो ज़्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने पर वो मोल को जो है प्रोडक्ट की तरफ को शिफ्ट होंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। लेकिन अगर प्रेशर कम करते हैं तो फिर बैकवर्ड में ही शिफ्ट होगी। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर का है उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पर हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर दे भी रखा है रिवर्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये जो है प्रेशर का रिवर्स इफेक्ट होता है डेल्टा एन के लिए। तो डेल्टा एन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो इसके लिए तो वॉल्यूम में भी कोई इफेक्ट, वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा। देखो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ाने पर हमें क्या पता है बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तो वॉल्यूम कम होने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रेशर बढ़ाने पर तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था, ये इसका मतलब वॉल्यूम कम करने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आगे है इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की मिक्सिंग का इफेक्ट देखिए तो क्या होगा, मिक्सिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिक्सिंग की जाए तो ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट चेंज, सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि देखो वॉल्यूम में इनर्ट गैस मिक्स करने पर अगर वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम नॉट, मतलब नो इफेक्ट और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। अब मिक्सिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो इस केस में देखो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर रखने पर ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस को मिक्स करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिक्रीज। यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे ही प्रेशर प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में है उसमें इनर्ट गैस डाला जा रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो इनर्ट गैस डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वो प्रेशर है वो सबका प्रेशर होगा, सबका प्रेशर होगा तो इनर्ट गैस का भी प्रेशर होगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी प्रेशर होगा। पहले तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही प्रेशर था, माना 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, तो पहले तो वो 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ही था, लेकिन अब इनर्ट गैस भी डाल दिया है तो वो 10 एटमॉस्फेयर इनर्ट गैस का भी है, रिएक्टेंट का भी है, प्रोडक्ट का भी है। अब इसका मतलब इनर्ट गैस का जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रेशर तो इसका भी होगा ही, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले इन दोनों का मिला के 10 था, अब इन तीनों का मिला के 10 हो गया है, तो इसका कुछ भी होगा, 2 3 भी होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के तो डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, इनर्ट गैस बाहर से डाला जा रहा है, तो सबका क्योंकि अभी भी प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है सबका मिला के वो प्रेशर है, तो इसका मतलब ओवरऑल पहले से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका प्रेशर अब डिक्रीज कर जाएगा। सो इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा, जो डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है होगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, हमें पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और नेगेटिव होगी तो सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और नेगेटिव होगी तो फिर कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज मतलब प्रोडक्ट साइड में अभी एनर्जी है, प्रोडक्ट साइड में एनर्जी होगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम और बढ़ाएंगे, ध्यान देना टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी प्रेजेंट है, तो वो एनर्जी कहाँ की तरफ शिफ्ट होना पसंद करेगी, रिएक्टेंट की तरफ। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर कम करने पर क्या कहाँ होगी, टेम्परेचर कम करने पर ये होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो डेल्टा एच है पॉजिटिव होता है, यानी कि एनर्जी गेन करनी पड़ती है, मतलब रिएक्टेंट साइड में एनर्जी होती है, तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। यहाँ पर ध्यान देना टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो चीज़ें देखनी है। आगे ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर फिजिकल इंटर कन्वर्जन, फिजिकल इंटर कन्वर्जन के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है,
सॉलिड को जब भी लिक्विड में चेंज करते हैं, देखो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज होता है, सॉलिड में। प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। लेकिन प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब आइस की वाटर में चेंज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, इसका वॉल्यूम कम रहता है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर बढ़ाने पर क्या देखने को मिलता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम इधर की तरफ हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ाने पर आइस से वाटर बनती है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होती है इक्विलिब्रियम। और प्रेशर कम करने पर जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है। इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो जो नॉर्मल रिलेशन होता है उसके कंपैरिजन में रिवर्स इफेक्ट दिखाता है। टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइस वाटर में ही चेंज होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो वाटर आइस में चेंज होगा। अब लिक्विड से गैस की बात करें तो इसमें तो नॉर्मल इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो गैस से लिक्विड बनेगी, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से गैस बनेगी, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड से गैस बनेगी, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म होता है। थैंक यू।